चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और हमारी जो आज की ये क्लास है, ये क्लास है SGPGI MS, जिसको आप बोलते हो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसके संबंध में हम लोग सिलेबस के आधार पर चल रहे हैं यूनिट नंबर 4 पर। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम लोग NTA UGC नेट, जिसका सिलेबस में मेंशन किया गया है सामाजिक स्तरीकरण को लेकर, तो अभी तक NTA UGC नेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में ही पेपर हो। लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि दिसंबर में NTA UGC नेट का जो पेपर होने वाला नहीं है। ऐसा मान के चलिए कि कारण ये है कि अगर कुछ ऐसा होता तो एक नोटिफिकेशन उसको जारी अब तक कर देना चाहिए था। ठीक है, अभी तक नोटिफिकेशन इन्होंने जारी नहीं किया है, तो अनुमान लगाया जाता है 10% की ही चांसेस है कि NTA UGC नेट का जो पेपर है दिसंबर 2022 में होने की चांसेस है। बाकी 90% आपका जून 2023 जाएगा। अगेन आप लोगों का मर्ज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस पेपर में मर्ज होने की संभावनाएं पूरे की पूरी बताई जा रही है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण, ये दोनों सब्जेक्ट के लिए है ना। गरिमा मैम और जो है, एक बार आप लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। आपका मैसेज मेरे पास आ रहा है कि शायद आवाज़ आपके पास स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है। तो आज की जो हमारी ये क्लास है सामाजिक स्तरीकरण पर ये क्लास है। और सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है, एक सिंपल सी परिभाषा के रूप में अगर आप जानना चाहें तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि समाज के संपूर्ण सदस्य, अब संपूर्ण सदस्य का मतलब समझ ही रहे हैं सभी लोग। अब समाज के जो संपूर्ण सदस्य हैं, उन सदस्यों को अगर आप उच्च में, मतलब एक श्रेणी बना दिया आपने कि भाई ये उच्च श्रेणी में है, और किसी की श्रेणी आपने निम्न बना दिया कि भाई कोई समाज के जितने भी सदस्य हैं, ये समाज का सदस्य उच्च श्रेणी का है, ये समाज का श्रेणी निम्न सदस्य का, मतलब निम्न श्रेणी का है। जब आप ऐसी कंडीशन में बांट देते हैं तब विभाजन ये प्रक्रिया कहलाएगी समाज के द्वारा स्वीकृत कंडीशन पर सामाजिक स्तरीकरण। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सदस्यों की उच्च और निम्न स्थिति में बांट दिया जाता है। जब यह विभाजन समाज के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए, अनुमोदित कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो यह पार्ट बन जाता है सामाजिक स्तरीकरण को। एक बार NTA UGC नेट सोशल वर्क की बात मैं कर रहा हूँ, ये प्रश्न ही बना कर पूछ लिया कि संपूर्ण सदस्यों को उच्च और निम्न श्रेणी में विभक्त किया जाए तो यह क्या कहलाएगा। जैसा कि शायद आप लोगों ने लास्ट संडे की जो क्लास हुई है उसमें यह प्रश्न था और ऑप्शन में लिखा हुआ था स्तरीकरण। किसी को याद आ रहा है? यह प्रश्न था, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रश्न था, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब यह विभाजन समाज के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसे हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो देखिए, सामाजिक स्तरीकरण में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि समाज के सदस्यों का क्रमबद्ध विभाजन। देखिए, अभी मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि क्रमबद्ध विभाजन जिसके अंतर्गत सभी सदस्य उच्चता निम्नता की भावनात्मक एकता के परस्पर जुड़े रहते हैं। एक बार एग्जाम में ये भी प्रश्न बनकर आया हुआ था कि सामाजिक स्तरीकरण जो है वो समाज का उच्च एवं निम्न, ठीक है, सामाजिक इकाइयों में किया गया जो क्रमागत विभाजन है। क्रमागत, देखिए शब्द केवल ध्यान रखिएगा आप सब लोग, ये जो क्रमागत विभाजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये परिभाषा के रूप में आता है। और नाम याद करिएगा सभी लोग, रेमंड मुर्रे। तो जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे आप लोगों ने जानते हैं मैरी रिचमंड केस वर्क में आते हैं कोनोफ्का, और आपका जो ट्रेकर और विल्सन रायलैंड, ये सब बेसिकली ग्रुप वर्क में आते हैं। और रॉस, सिद्दीकी, रोथमैन का नाम आप लोग देखा है कि कम्युनिटी वर्क में आते हैं। और अगर कुलकर्णी की बात करें तो सामाजिक नीति के रूप में हमें देखने को मिलते हैं कुलकर्णी महोदय। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण में अगर किसी विद्वान का नाम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो नाम है रेमंड मुर्रे। रेमंड मुर्रे। देन उसके बाद आप नाम रखिएगा सदरलैंड का, सदरलैंड का। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेमंड मुर्रे की परिभाषा तो यही बन जाती है जहाँ पे क्रमगत विभाजन की बात किया जा रहा है समाज को उच्च और निम्न श्रेणी में, तो वो भी एक आपका सामाजिक स्तरीकरण बन जाता है।
अब सामाजिक स्तरीकरण में देखिए यहाँ पे विचारधाराओं में, जी कुछ कह रहे हैं क्या? कोई बच्चा कुछ कह रहा था शायद, आई थिंक। सर ये बिल्बर्ट मुर्रे अलग है क्या? जी, विल्बर्ट मुर्रे अलग हैं, रेमंड मुर्रे अलग हैं, मुर्रे जी रोज अलग हैं। ठीक है, ये तीनों नाम अलग हैं। रेमंड मुर्रे का नाम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। रेमंड मुर्रे का, है ना, यहाँ हमें मिलेंगे। आगे बात करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ देखिए स्तरीकरण की जो विचारधाराएं, जिसे उस पर कोई दर्द नहीं कहते हैं कि भाई आलोचना किया जाए, विचार किया जाए, अपने अपने स्टेटमेंट दिया जाए, तो कई विद्वान का नाम आता है इसमें, है ना, कई विद्वानों के नाम आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो रेमंड मुर्रे का भी नाम आता है, वुडवर्थ का भी नाम आता है, सदरलैंड का भी नाम आता है, जिसबर्ट का नाम आता है ना, जिसबर्ट एक विद्वान है, उनका भी नाम हमें देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसमें और भी नाम हमें देखने को मिल सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें आप लोगों से, तो जिसबर्ट के साथ साथ बहुत सारे विद्वान हैं, है ना, तो आप नोट कर लीजिएगा इसको कि ये सारे जो नाम आते हैं हमें देखने को मिलते हैं सामाजिक स्तरीकरण में। टालकाट पार्सन्स, सॉरी टालकाट पार्सन्स है ये नाम है जी। सर मार्क्सवाद का भी आता है? नहीं नहीं, मार्क्सवाद नहीं, मार्क्सवाद नहीं। यहाँ आपका मार्क्सवाद अलग हो जाएगा, ये मार्क्सवाद से रिलेट नहीं करेगा, है ना, तो उसको आप मत याद करिएगा और मार्क्सवाद को। तो यहाँ पे आपको जो सामाजिक स्तरीकरण है, टालकाट पार्सन्स ने अपने विचारों को किस तरीके से बताया कि किसी भी समाज व्यवस्था में, मतलब कोई सोशल सिस्टम है, उसमें जब आप व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम में विभाजन कर देते हैं तो वह स्तरीकरण बन जाता है। अब आप सोचेंगे कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रेमंड मुर्रे महोदय ये हैं, और कैसे आइडेंटिफाई हम करें कि यहाँ पर टालकाट पार्सन्स है। मैं आपको बता दूं, ये कीवर्ड्स नोट कर लीजिएगा जिससे आप दोनों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब रेमंड मुर्रे का नाम आता है तो वो संपूर्ण समाज के लेकर बात करेगा, ये शब्द ध्यान रखिएगा, संपूर्ण समाज को लेकर रेमंड मुर्रे बात करता है। और जब टालकाट पार्सन्स आएगा तो समाज की व्यवस्था को लेकर आएगा। ये दो बातें आप नोट कर लीजिएगा, इससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि सामाजिक स्तर की परिभाषा किसने दिया है। बाकी ऊंच नीच क्रम, क्रम का मतलब क्रमागत भी लिखने को मिल सकता है आप लोगों से, उच्च निम्न भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, केवल एक शब्द है, समाज व्यवस्था, संपूर्ण समाज। सर जी, एक बार फिर से ये रिपीट कीजिए, समाज की व्यवस्था को लेकर किसका नाम आएगा? समाज की व्यवस्था आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस समय, टालकाट पार्सन का नाम आएगा, टालकाट पार्सन का नाम आएगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है। संपूर्ण समाज का नाम जब बात करेंगे तो रेमंड मुर्रे का नाम आएगा। बात वही रहेगी, क्रमागत विभाजन ही, उच्च निम्न समाज की इकाई में विभक्त किया, बात वही रहेगी, बस केवल एक शब्द ध्यान रखिएगा बस आप लोग। तो इस तरीके से इन्होंने विभाजन किया। रूसो की बात कर लेते हैं। रूसो ने सर्वप्रथम सामाजिक एवं प्राकृतिक असमानताओं में अंतर करने का प्रयास किया। रूसो भी एक विद्वान है और उन्होंने कहा कि जैविकी और प्राकृतिक असमानताएं प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। तो हालांकि यहाँ अगर आप लोग ध्यान रखें रूसो के बारे में, तो आप एक शब्द याद रखिए कि इन्होंने अंतर करने का प्रयास किया, लेकिन वो अंतर जानते हैं किसका अंतर बता रहे थे रूसो? रूसो सामाजिक का बता रहे थे, और इसके साथ में जो अपोजिट में था वो शब्द था प्राकृतिक असमानता, इनके अंतर बता रहे थे। तो इन्हीं के अनुसार ये बताया गया कि भाई जैविकी या प्राकृतिक असमानताएं वो निर्धारित होती है जैसे उम्र हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शारीरिक बल हो गया, गुण हो गया आदि। ये एक एग्जाम्पल माने जाते हैं, एक उदाहरण माने जाते हैं प्राकृतिक के। तो जो प्राकृतिक के असमानता के रूप में जो निर्धारित हो रही है, जो आपको सामने लक्षित दिखाई दे रहा है, तो प्रक्रिया आपको दिख रही है उम्र, स्वस्थ, शारीरिक बल, गुण, ये भूमिका देखने को मिल रहा है। तो एक भाग तो इन्होंने ये बताया कि ये होता है। दूसरा भाग इन्होंने कहा कि जो सामाजिक असमानता होती है वो, जैसे उन्होंने कहा भाई, किसी विद्वान ने कहा कि भाई उच्च है, किसी ने बोला कि निम्न है, तो इनका कहना था कि प्राकृतिक असमानता के रूप में, तो बताया सामाजिक असमानता के रूप में। तो इन्होंने कहा कि प्राकृतिक वो है जहाँ पे उम्र, स्वास्थ्य वगैरह देखेंगे, तो आप इसको चाहो तो उच्च में रखो चाहे निम्न में रखो, बात दोनों एक ही, स्पष्ट नहीं है रूसों का। लेकिन इन्होंने क्योंकि प्रकृति को मानना है इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उच्च है कि निम्न है ना, ये चीज़ें रखा है। एक दूसरी असमानता में कि चेष्टा और अचेष्टा का प्रयास समाज द्वारा निर्मित होता है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मुझे ये बताने की कोशिश करे, बताएं कि चेष्टा और अचेष्टा
क्या होता है? नहीं पता। ओके, देखिए अगर हम बात करें चेष्टा, जिससे कि आप लोगों को ये नाम से ही पता होगा और आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे चेष्टा शब्द से। और जब हम चेष्टा को सचेष्टा से रिलेट करते हैं ना, तो इसका कोई अलग अर्थ नहीं होता है। जैसे कोशिश करने की इच्छा, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं चेष्टा में, उसी तरीके से प्रयत्न, मनोभाव को सूचित करने वाले जो अंग भंगिमा है उसको रिप्रेजेंट करना सामाजिक असमानताओं में। जैसे कि एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, समाज में असामाजिक तथ्य है ना, उसमें दो चीज़ें आएंगे, कहीं समाज में पॉजिटिव भी बातें होती हैं तो कहीं नकारात्मक भी बातें होती हैं, नेगेटिव भी होती है। तो जो पॉजिटिव के रूप में अगर आप लेते हैं तो भी समाज का स्तरीकरण होता है, और समाज का अगर आप नेगेटिव के रूप में लेते हैं तो भी एक समाज का ही पार्ट है, तो उसमें भी एक स्तरीकरण का पार्ट होता है, उच्च और निम्न के रूप में डिवाइड होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो क्राइम कर रहा है तो ये बहुत उच्च लेवल का क्राइम कर रहा है, निम्न लेवल पर क्राइम कर रहा है, ऐसा नहीं। अचेष्टा मतलब जो यहाँ पे असामाजिक तथ्यों का मतलब ये मैंने लिखा कि भाई अगर वो असामाजिक तथ्य उससे हो रहा है, अचेष्टा का प्रयास कर रहा है, समाज में अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, तो अचेष्टा का ही वो पार्ट बनेगा। मतलब एक प्रकार से नकारात्मक शब्द और सकारात्मक शब्द समाज की असमानताओं में जुड़े हुए हैं दोनों। नहीं कहा जाता है कि बातें सबकी सुनो, जो आपकी काम की बातें हैं उसको अपने मन में या अपने माइंड में अर्जित कर लो, रख लो। जो आपकी काम की बातें नहीं हैं उसको निकालो, आपसे कोई मतलब नहीं उसका। रहो अच्छों के साथ भी, बुरों के साथ भी रहो, लेकिन जो आपकी काम की चीज़ें हैं उसको आप अपने साथ में रखो, जो खराब की चीज़ें उसको हटा दो माइंड से। तो वही चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है, रूसो का कहना है। तो रूसो बहुत सरल है, प्राकृतिक और सामाजिक असमानता को केवल याद रखिएगा, जहाँ पे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि यह सामाजिक स्तरीकरण का एक पार्ट बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे, तो आप देख सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण में जो है क्षैतिज विभाजन होता है, बेसिकली विभाजन लिखा हुआ है, और सामाजिक जो विभेदीकरण होता है वो उदग्र विभाजन होता है। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सामाजिक स्तरीकरण अगर क्षैतिज विभाजन है, जिसको आप हॉरिजॉन्टल डिवीजन कहते हैं, तब उस कंडीशन के आधार पर ही सामाजिक विभेदीकरण डैश मार देगा और होता है। 4 ऑप्शन लिखेगा, तो याद रखिएगा अगर वो क्षैतिज होगा तो ऑप्शन में जरूर आप लोगों को लिखा मिलेगा उदग्र, या वर्टिकल आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक विभेदीकरण जो होता है वो वर्टिकल होता है, और जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, जिसको आप क्षैतिज विभाजन कहते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में बनाने की पूरी चांसेस होती है, संभावनाएं बनी रहती हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे, सोशल वर्क में क्वेश्चन ऐसे आ भी सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उसकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभाजित या विभिन्न श्रेणियों में निम्न और उच्च या उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है। तो बात वही है, चाहे आप निम्न से उच्च बोलिए या उच्च या निम्न बोल दीजिए या उच्च से निम्न बोल दीजिए, और पदानुक्रम मतलब क्रमागत बोल दीजिए, बात वही है जहां पे डिवीजन हो रहा है सामाजिक स्तरीकरण का। तो शब्दों से आप रूबरू हो रहे हैं कि अगर इस तरीके का शब्द अगर आप लोगों को पेपर में दिखेगा कि भाई संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा के मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में अगर उच्च और निम्न के रूप में अगर आ रहा है, तो बताइए वो क्या बनेगा। तो ऑप्शन में जरूर लिखा मिलेगा स्तरीकरण, तो इसी को आप लोग लगा दीजिए। पता चले कि ये आपको सर पढ़ाया ही नहीं है, भाई उन्होंने बताया है उच्च और निम्न श्रेणी बताया है और ये ऑप्शन में अगर आपने इसको लगाया ही नहीं, तो ये ऐसा नहीं मत करिएगा आप सभी लोग, है ना। तो ये भी आपका वही बनेगा, सामाजिक स्तरीकरण का ही पार्ट बनेगा। मीनिंग सबका एक ही चल रहा है। आगे बात करेंगे तो एक विद्वान, 2 ही विद्वान का नाम यहाँ पे बेसिकली फेमस है। एक सदरलैंड का नाम याद रखिए, एक रेमंड मुर्रे का। तो रेमंड मुर्रे का तो आपने याद ही है, आप लोग तो कर ही लेंगे इनके बारे में। थोड़ा सदरलैंड के बारे में देख लीजिए। तो स्तरीकरण जो साधारण शब्दों में बात किया गया कि अंतःक्रिया और विभेदीकरण की प्रक्रिया है। अंतःक्रिया और विभेद, देखिए अंतःक्रिया ही बेसिकली क्षैतिज विभाजन के रूप में आता है, हॉरिजॉन्टल के रूप में ये आता है अंतःक्रिया। और विभेदीकरण की प्रक्रिया जो आती है वो आपकी उदग्र में आती है, हॉरिजॉन्टल के रूप में आती है, सॉरी वर्टिकल के रूप में आती है ना, वर्टिकल के रूप में आती है। तो जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उचित स्थान प्राप्त हो। देखिए अब
इनने कहा कि कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों के कंपेयर कर दिया, तुलना कर दिया, उचित स्थान दे रहा, तो जाहिर सी बात है एक निम्न स्थान तो होगा ही होगा। अगर एक उच्च बन रहा है तो एक निम्न स्थान होगा, वो बन गया आपका सामाजिक स्तरीकरण। तो मैं आपसे कहूंगा कि अंतः क्रिया और विभेदीकरण की प्रक्रिया आए तो सदरलैंड जो है वुडवर्थ का लगाइएगा। अगर अंतः क्रिया की बजाय अगर आपके क्वेश्चन में क्षैतिज आ जाए और जो है यहाँ पे विभेदीकरण की जगह अगर आपको उदग्र आ जाए, तब भी आप नाम लगा के सदरलैंड का आ जाइएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए कुछ सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं हैं जो कि आपके सिलेबस में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। अब स्तरीकरण की विशेषता क्या है, जिससे मैंने आपको बताया है कि हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ की विशेषता होती है ना। किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की अगर आप बात करते हैं तो उसकी विशेषता होती है ना। हर एक व्यक्ति की भी विशेषता होती है। तो सामाजिक स्तरीकरण को और अधिक स्पष्ट अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको विशेषताओं को अगर आपने समझ लिया तो समझो कि सामाजिक स्तरीकरण आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए सामाजिक स्तरीकरण की बात करूं अगर मैं, तो सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। देखिए सामाजिक प्रकृति का मतलब क्या है? सामाजिक प्रकृति का मतलब सिंपल सी बात है कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति ही सामाजिक है, और यह केवल, मैं बात कर रहा हूं केवल लगा के, यह केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बात को समझिए, बल्कि यह संपूर्ण समाज तक सीमित है। और यह बात आप तब मतलब आपको स्पष्ट हो जाती है क्योंकि परिभाषा में रेमंड मोर्रे ने साफ बोल दिया संपूर्ण समाज को लेकर कि यह संपूर्ण समाज का स्तरीकरण व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता है। और यहाँ पे वैल्यूज हो गए, मूल्य व्यवहार के जो तरीके होंगे वो भी स्तरीकरण का आधार हो सकते हैं। तो स्तरीकरण का जो प्रमुख आधार बनता है मैं आपको बता दूं तो आयु बन सकती है, रंग बन सकता है, लिंग भेद बन सकता है ना। सामाजिक व्यवस्था के आधार पर अगर स्तरीकरण की प्रक्रिया हम देखते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ अगर हम बात करें कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, सॉरी अगर व्यक्तियों तक सीमित नहीं होगी तो फिर आयु रंग लिंग विभाजन नहीं बनेगा। बात को समझिए, यहाँ पे अगर यहाँ व्यक्ति तक सीमित होती ना तब आयु की बात करते, रंग की बात करते, लिंग भेद की बात करते। यहाँ आपका साफ शब्दों में कह दिया व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, सही कराइए, गलत नहीं है स्टेटमेंट। यहाँ पर ये एग्जाम्पल बनेंगे केवल अगर व्यक्ति ना रखूँ तो, संपूर्ण व्यक्ति की बात करूँ तो, अगर केवल व्यक्ति की बात करूँगा तो यहाँ पे भेद बनेंगे। यहाँ तो अगर हम बात करें, यहाँ आप देखेंगे अभी धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, राजनीति आदि जो है सामाजिक स्तरीकरण जो है उत्पन्न होती है, सामाजिक संस्था के रूप में आती है। तो सामाजिक स्तरीकरण संपूर्ण समाज में व्याप्त है। सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए समाज में व्यक्तियों को विभिन्न पदों एवं परिस्थितियों के आधार पर समझा जाता है। अच्छा, पद और परिस्थितियां, मैंने आपको एक चीज़ और एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हो कि अगर किसी प्रदेश के लेवल पे बात करेंगे तो पहले पुलिस की संरचनाओं के अगर हम बनाते हैं तो उनसे पुलिस से ऊंचा अगर हम बात करेंगे तो एक महानिदेशक होते हैं जिसको आप आईजी बोलते हैं, है कि नहीं, आईजी बोलते हैं। तो अगर आईजी से अगर हम ऊपर बात करते हैं फिर कौन ऊपर आता है, डीआईजी होते हैं, है ना। ये देखो सामाजिक स्तरीकरण बन रहा है। फिर उसके बाद कौन आता है, एसपी होते हैं, है ना। फिर उसके बाद कौन आते हैं बताइए जरा, एएसपी होते हैं, है ना। फिर उसके बाद कौन आते हैं, एसओ होते हैं। फिर उनके ऊपर कौन आते हैं, सॉरी मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ। हम नीचे चल रहे हैं ना ये, हाँ हम नीचे आ रहे हैं, सॉरी हम नीचे आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर एसओ के नीचे कौन आ जाएगा आपका, एसओ के नीचे एसआई आ जाएगा, एसआई, हाँ। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, क्या नाम है उसका, उसके बाद क्या आ जाएगा, एएसआई, हाँ हवलदार वगैरह आप करें। तो ये देखिए निम्न से हम लोग उच्च से निम्न की तरफ गए थे। देखो अगर आप उच्च से निम्न की तरफ जाते हैं तो ये परिभाषा भी आपने देखा कि सामाजिक स्तरीकरण बता रहा था, है ना, कि उच्च से निम्न की तरफ जाना, और उच्च और निम्न दोनों पाया जाता है। निम्न से उच्च की तरफ जाना तो भी सामाजिक स्तरीकरण का पार्ट वही है, मतलब कोई अलग नहीं है कि मैंने कुछ अलग बताया हो, बात वही है। तो ये सामाजिक स्तरीकरण का पार्ट है, ये सामाजिक स्तरीकरण का क्या है, ये पार्ट है एक प्रकार से, ये एग्जाम्पल है इसके, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बात की जा रही है कि जो व्यक्तियों को
व्याप्त है विभिन्न पद है, देखिए देख रहे हैं पद आप, तो और परिस्थितियों के आधार पर इनको हम समझ सकते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण का पाठ है, ये पाठ है सामाजिक स्त्रीकरण का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रकृति जो है सामाजिक है। सामाजिक स्त्रीकरण में प्राचीनतम पद्धति, देखिए ये आप लोगों को ये इसके अंतर्गत ये नहीं आने वाला पेपर में, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में नहीं आने वाला। पेपर में आपको आएगा कि सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषता बताइए, एक पॉइंट लिखेगा इसे ABCD करके, और फिर ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन देगा, और इसके अंतर्गत कहेगा 1 है सही, 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, ऐसे आपके पास कूट आएंगे। तो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं कूट के माध्यम से। तो एक में लिखा रहेगा, अगर एक ऑप्शन में लिखा है सामाजिक प्रकृति होती है स्त्रीकरण, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। दूसरे अगर पॉइंट में लिखा है सामाजिक स्त्रीकरण प्राचीनतम पद्धति है, तो आप इसको भी सही कर दीजिएगा। अच्छा, अभी कैसे प्राचीनतम है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, प्राचीन व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। तो सामाजिक स्त्रीकरण बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है, ये आप जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ में अगर अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रीकरण व्यवस्था का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तथ्यों को नहीं हम ना तो नकार सकते हैं, और इसमें आप स्त्रीकरण के रूप में देखें तो पुरातन और प्राचीन व्यवस्था के रूप में, तो वहाँ पे एक विद्वान आते हैं कार्ल महोदय। तो कार्ल ने उस शब्दों में ये चीज़ें बोला था कि जो काल है, जो समय है, वो 2 वर्गों में विभाजित है। जैसे आप 2 वर्ग कौन कौन से बता सकते हैं, एक आपका शोषित वर्ग है, एक आपका शोषक वर्ग है, जानते होंगे आप लोग। तो ये एक पार्ट बन गया है। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स का, जैसे अभी किसी बच्चे ने कहा कि विचारधारा मार्क्सवादी, तो मार्क्सवादियों का यहाँ पे नाम ना, लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि वर्ग स्त्रीकरण का पार्ट, वर्ग स्त्रीकरण का पार्ट प्राचीनतम व्यवस्था में देख रहे हैं या आप पुरातन या प्राचीन व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, तो किस रूप में देख रहे हैं। तो ऑप्शन में एक शोषक और शोषित वर्ग लिखा रहेगा, तो शोषक और शोषित वर्ग आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स का नाम नहीं आएगा, और यदि कार्ल मार्क्स का नाम आएगा तो सामाजिक स्त्रीकरण में एक शब्द जुड़ा रहेगा, उसका नाम रहेगा वर्ग। और आप जानते हैं वर्ग संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स ने किया है, तो वर्ग होने के नाते मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्राथमिकता आप कार्ल मार्क्स को ही दीजिएगा और किसी विद्वान को मत दीजिएगा, ठीक, वर्ग होने के नाते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। तो मार्क्स की मान्यता प्रत्येक युग में समाज को 2 भागों में डिवाइड किया, तो एक बोला श्रमिक, एक बोला पूंजीपति। अच्छा देखिए, शोषक और शोषित की जो बात मैं किया हूँ ना, शोषक यहाँ पे पूंजीवाद, पूंजीपति को कहा जाएगा, और शोषित कौन हो जाएगा, ये श्रमिक, इसको हो जाएगा, ये श्रमिक हो जाएगा। तो ये बात ऐसे भी हो सकता है, या श्रमिक या पूंजीपति भी पूछा जा सकता है, बात वही है, क्योंकि ये वर्ग बन गए, ये 2 वर्ग बन गए हैं, है ना। या देखो सर्वहारा वर्ग कर सकता है, सर्वहारा वर्ग आ जाएगा, या पूंजीपति आ जाएगा। तो ये तो जैसे आ जाएगा आपको समझ में आ जाता है कि भाई कि ये कार्ल मार्क्स का है। परंतु कार्ल मार्क्स ना दे के और सामाजिक स्त्रीकरण आप लोगों से पूछे, तो आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, यह स्टेटमेंट जब 2 भागों में डिवाइड होगा तब पार्ट बनेगा सामाजिक स्त्रीकरण का। परंतु ये याद रखिएगा कि प्राचीनतम पद्धति के रूप में देखा गया है कार्ल मार्क्स की ये विचारधाराएं। ये अभी आधुनिक समय में या वर्तमान समय में ऐसे कोई प्रश्न नहीं बनाए जाएंगे, और ना ही बनाए गए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट केवल पूछ देता सर्वहारा वर्ग बताइए, पूंजीपति बताइए, ऐसे बनाया था। सामाजिक स्त्रीकरण में इसका नाम नहीं आया हुआ है, लेकिन अगर आएगा तो आप गलती नहीं करिएगा, ऐसे में वर्ग जरूर लिखा रहेगा, और सामाजिक स्त्रीकरण को अगर रिप्रेजेंट करता है तो थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड पे प्रेशर डालिएगा, प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा बस खाली प्रेशर डालना है, जब सामाजिक स्त्रीकरण लिखा मिलेगा तब बस समझ में आ जाएगा आपको। तीसरी विशेषताओं की बात अगर हम लोग करें तो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रत्येक समाज में पाया जाता है, और ये बात आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, है ना, प्रत्येक स्तर में पाया जाता है। क्या नेटवर्क इशू हो रहे हैं क्या भाई, कोई नेटवर्क? ओके, गरिमा जी मेरे यहाँ मैसेज आया भी कि दिक्कत आ रही शायद, लेकिन गरिमा मैम अगर दिक्कत अगर आपको आ रही है तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, शायद आवाज़ आपके पास स्पष्ट हो जाएगी। सर एयरफोन में आवाज़ नहीं आ रही, एयरफोन लगाने पे। अच्छा, हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं भाई, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल भारत जी। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक हमारे सामने एक शब्द आता है यहाँ पर कि सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है।
बात सत्य है ये। आदिकाल से लेकर आज तक, मतलब पुराने समय से अगर हम बात करें आधुनिक समय तक, आज 21वीं शताब्दी चल रही है, तब तक कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें स्त्रीकरण ना पाया गया हो। ये बात तो सहमत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनके आधार एवं स्वरूप में अंतर हो सकता है, लेकिन सामाजिक स्त्रीकरण सभी जगहों पर विद्यमान रहा है ना। अच्छा, अब इसको आप नेगेटिव के दृष्टिकोण से ना ले, है ना, कि ये सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार से नेगेटिव पॉइंट बताता है। नहीं, ये आपको, अगर आपको मैं बताऊं, आपको समाज को आइडेंटिफाई करने में बड़ा मदद करता है। ये आपकी समाज की आइडेंटिफाई करने में बड़ा मदद करता है। अब रीज़न कैसे कि भाई अगर मान लीजिए किसी गांव में अगर आप चले जाएंगे, तभी अगर नीचे जात की अगर मैं बात करूं, जैसे नीचे जात में एससी लोग आ जाएंगे, एसटी आ जाएंगे, ओबीसी भी कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि निचली कास्ट में आ जाते हैं। तो इन लोगों को आज भी क्या है कि बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। गांव में अगर एससी एसटी हैं तो ये दूसरे घरों में काम करने जाते हैं, कम मतलब आय होने की वजह से ऐसा, तो उनको भी वो दर्जा नहीं प्राप्त हो पाया। अभी भी गांव में ये चीज़ें विद्यमान है, ऐसी नहीं कि ख़त्म हो गई है। तो ये आपकी आइडेंटिफाई कर देती है कि भाई ये सामाजिक स्त्रीकरण यहाँ पे एक पार्ट बन गया है। हमें कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव समाज में निकल के आ रहा है, इसको हमें समाप्त कर देना चाहिए। लोगों को जब पता रहेगा, इसके बारे में जानेंगे समझेंगे, तभी इस समस्या का समाधान आपका। अब मेडिकल सोशल वर्कर होने के नाते इसका मतलब नहीं कि आप संजय गांधी पीजीआई हमेशा पीजीआई में ही बैठे रहेंगे। आपकी भूमिकाएं तो पीजीआई के आसपास जितने समुदाय हैं, जितने क्षेत्र हैं, उस पर भी नज़रें रहेंगी आप लोगों का। आप अलग अलग प्लान बनाएंगे उसके परिप्रेक्ष्य में कि भाई लोग जागरूक हो, लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े, समाज में जितनी असामाजिक तथ्य हैं उसको दूर किया जा सके। इन सारी चीज़ों पर आप विचार विमर्श करेंगे, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको पीजीआई कह रहा है कि हम आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि समाज में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, असामाजिक तथ्य क्या क्या है, उसको किस तरीके से आप निदान करेंगे, कैसे उसके आइडेंटिफाई करेंगे, इसलिए आप लोगों से यहाँ से जो है प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर कहता है सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं। ये बात से भी आप परिचित होंगे अच्छी तरीके से। विभिन्न स्वरूप होने का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके कई पार्ट देखने को हमें मिल रहे हैं। तो आप देखिए, विश्व भर में अगर हम बात करें, सभी समाजों और सभी कार्यों में सामाजिक स्त्रीकरण का जो है समान स्वरूप नहीं रहा है ना। जाहिर सी बात है, इक्वलिटी नहीं रही है, लेकिन देश और काल के अनुसार अगर हम बात करें तो इसके अनेक स्वरूप देखे गए हैं। जैसे अति प्राचीन काल में अगर हम बात करें, सामाजिक स्त्रीकरण का सरलतम आधार आयुर्वेद और शारीरिक शक्ति था। भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्त्रीकरण पाया जाता था, और यूरोप में वर्ग व्यवस्था एवं अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, ये देख लीजिए इस पॉइंट से, जहाँ मैं आप लोगों को एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके लैपटॉप को तो जाए। ओके, दिख रहा है सुनीता मैम, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सर, ओके ओके, मुझे लग रहा है कि आज उत्तर प्रदेश से सभी बच्चे शायद उत्तर प्रदेश से क्लास ले रहे हैं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, और दिक्कत है नेट की वहाँ पर। हमारे यहाँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैंने स्क्रीन शेयर, हम भी उत्तर प्रदेश से ही ले रहे हैं। हाँ, तो हम भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ नीचे वाईफाई लगा हुआ है, आप यहाँ पे सर्कल देखिए कर से, और पूरा का यहाँ पे जो है इंटरनेट एक्सेस है ना, आप देख सकते हैं। तो कोई दिक्कत मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ से। आपके यहाँ से दिक्कत है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई हो सकता है उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही हो। शाम के समय होता है तो बहुत लोग जो है फ्री हो जाते हैं, तो क्लास फ़ोन वगैरह चलाते हैं, तो नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो जाता है नाइट में। तो भारत में ये देखिए, प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्त्रीकरण पाया जाता था। अब ये बात मैं कर रहा हूँ जो प्राचीन काल में, अगर हम बात करें अति प्राचीन काल से, जहाँ सामाजिक स्त्रीकरण को समझा जा रहा है, और एक विभिन्न स्वरूप के रूप में। तो आप ये विभिन्न स्वरूप के रूप में देखते हैं, तो भारत में ये जाति प्रथा एक भूमिका रही। यूरोप में अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे अगर एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्त्रीकरण था, तो यूरोप में बताइए सामाजिक स्त्रीकरण किस आधार पे था। तो ऑप्शन में लिखा रहेगा आपके सामने वर्ग व्यवस्था, या वर्ग व्यवस्था की बजाय अर्जित गुण, ये ऑप्शन में रहेगा। तो क्योंकि मैं इसलिए आपको ब्रैकेट में लगा दिया, क्योंकि ये प्रश्न मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मैं सोशल वर्क का पेपर करवाता रहता हूँ, मुझे पता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने क्वेश्चन में देखा हुआ है, इसलिए इसको आप अवश्य नोट करिएगा। तो मध्य युग में अगर हम बात करें तो दास एवं स्वामी स्त्रीकरण के दो स्वरूप थे। वहीं अगर हम बात करें, जैसे ये मध्य युग की बात आई,
हालांकि सोशल वर्क में अगर हम बात करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा हेलन क्लार्क का नाम, जिसने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क पे एक किताब लिखी, और उस किताब में युगों की बात किया। एक कहा कि प्राचीन युग होता है, एक मध्य युग होता है और एक आधुनिक युग होता है। प्राचीन युग में उन्होंने क्या चीज़ें जोड़ा, उन्होंने अर्थदान वस्तुदान की बात किया। मध्य युग में उन्होंने मानवतावाद को प्राथमिकता दिया। आधुनिक युग में व्यावसायिक प्रक्रिया को संचालित किया। कारण ये था कि भाई जो वस्तुदान अर्थदान है उसको और प्लस कर दिया मानवतावाद को भी। ठीक है, ये दोनों उसमें मेंशन किया आधुनिक युग में। तो मध्यकालीन या मध्य युग की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये गलत हो गया, क्योंकि ये प्रश्न आपको मैं सामाजिक स्तरीकरण से बात कर रहा हूँ। क्योंकि दास वगैरह की जो प्रथाएं थी वो लेन क्लार्क ने सोशल वर्क में प्राचीन युग में बताया था, प्राचीन काल में बताया था, ना कि मध्य युग में बताया था। यहाँ बात मैं कर रहा हूँ सामाजिक स्तरीकरण को लेकर। तो सामाजिक स्तरीकरण में मध्य युग में दास और स्वामी, जैसे अगर मैं बात करूँ नौकर और मालिक के भाग रूप में डिवाइड किया गया था, और इस तरीके से बनाया था सामाजिक स्तरीकरण। तो ये भी एक उच्च और निम्न श्रेणी का बन गया पार्ट। और अफ्रीका एवं अमेरिका में प्रजातीय भेदभाव का लंबे समय तक प्रचलन रहा है, और ये बात आप जानते हैं। आज भी आप लोगों को मालूम होगा उनके लिए अलग कानून बनाए गए हैं, गोरों के लिए, काले के लिए अलग कानून बनाए गए हैं। तो ये देख, अब बहुत लंबे समय तक भेदभाव रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, एक अहम भूमिका एक विद्वान की है। क्या नाम जानते हैं जिसने भेदभाव को समाप्त किया है अफ्रीका एवं अमेरिका को लेकर? नाम बताएं। ये सर फिर से रिपीट कर दीजिए सर। अफ्रीका और अमेरिका में जो प्रजातीय भेदभाव थे उस पे एक अहम भूमिका निभाई है इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए। नेल्सन मंडेला? नहीं सर, और कोई? अब्राहम लिंकन? किसको कहा जाता है महात्मा जी का नाम? महात्मा गांधी किसको कहा जाता है अमेरिका में? आप तो बता दीजिए, इतना हिंट दे दिया। नहीं मालूम आप लोगों को? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग। हाँ, जूनियर मार्टिन लूथर किंग इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। और ये जो प्रजातीय भेदभाव का लंबे समय का प्रचलन रहा है उसको समाप्त करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो नोट कर लीजिएगा, मार्टिन लूथर बहुत ही फेमस एक व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज को लेकर बड़े बड़े बदलाव किए हैं, और उनको जो है भारत का महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारत की जैसे ही महात्मा गांधी की तरह से हाँ जो है काम किया उन्होंने। तो हाँ, हालांकि उनको अमेरिका गांधी कहा जाता है, लेकिन हमारे जो भारत, वो मोटिवेट थे किससे जानते हैं आप लोग? हमारे ही महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी से। हाँ, वो हमारे ही महात्मा गांधी जी से मोटिवेट थे, है ना, उन्हीं से मोटिवेट। लेकिन बहुत सारे थे, 1 2, ये कौन किसको कहा जाएगा? नहीं, जूनियर मार्टिन लूथर किंग जो है वही हैं, वही उन्हीं को कहा जाएगा, उन्हीं को। अब इतना डीप में मत चले जाइएगा 1 2 3, क्योंकि अकबर द्वितीय, अकबर प्रथम है, इतिहास है। हाँ सर, ऑप्शन में अगर वो हो गया ना? नहीं, ऐसा नहीं आने वाला ये सर। आपको मैं बता दूं, इसमें 110% मैं गारंटी लेता हूं। अगर आ भी जाता है तो आप तुरंत मुझे फ़ोन करिएगा, सर मेरा एक सवाल आपने गलत करवा दिया। कभी भी ऐसे प्रथम द्वितीय सोशल वर्क में नहीं आने वाला सिद्धार्थ सर, इसमें डन है, कोई दो राय नहीं है। हिस्ट्री अगर आप पढ़ते तो मैं जरूर कहता कि 1 2 3 याद करें। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट। यूज हुआ है जिसमें यूरोप में वर्ग व्यवस्था एवं अर्जित गुणों को मत दिया गया। अर्जित गुण, अर्जित गुण का मतलब होता है सर एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है कि जैसे कि यूरोप में क्या था कि महत्व इसलिए अर्जित गुणों को दिया गया कि जो चीज़, जैसे मैं कोई अपना बिहेवियर या व्यवहार कर रहा हूँ समाज में या स्तरीकरण को लेकर, या जो भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ समाज में, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, और आपने उसको अर्जित कर लिया पॉजिटिव या निगेटिव के रूप में, तो उसको अधिक महत्व दिया गया। तो आपने अर्जित कर लिया, एक्वायर कर लिया मेरे गुणों को, तो गुणों को एक्वायर किया जाता था वहाँ पे, है ना, गुण, है ना, ये चीज़ें थी। आगे बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण में एक जो है परिणामिक है, ये ट्यूमिन कहते हैं, ट्यूमिन परिणामिक है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और शब्द आपको मिल रहा है यहाँ पे कि आप सबसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। केवल आपको बता दूं ये जो शब्द है परिमाणिक बोल रहा हूँ मैं, परिणामिक, जो ये परिणामिक शब्द है ये ट्यूमिन का शब्द है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ट्यूमिन का नाम ऑप्शन में भी आता है, भले ये सत्य ना हो लेकिन इसका नाम आता है, ट्यूमिन का नाम। और आप समाज शास्त्र का पेपर उठाएंगे ना तो आपको इसमें देखने को मिला है ट्यूमिन का। तो ट्यूमिन कहते हैं भाई कि यह समाज आज समानता उत्पन्न करता है, और इस असमानता को जो हम जीवन जीने के अवसर और सामाजिक शैली को देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर और शैली स्तरीकरण के स्वरूप के आधार पर अलग अलग होते हैं, जाहिर सी बात है।
हर एक व्यक्ति यूनिक है, हर एक व्यक्ति द्वितीय है, यानी व्यक्तिकरण पाया जाता है। और आप पढ़ भी रखे हैं कि जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा सोशल केस वर्क में उसका नाम आता था बिस्टिक का नाम, जिसने 1957 में रिलेशनशिप पे एक किताब लिखी और उस समय उन्होंने 7 सिद्धांत दिए सोशल केस वर्क में, जिसमें व्यक्तिकरण का सिद्धांत एक अहम भूमिका निभाया। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर और शैली स्तरीकरण के स्वरूपों के आधार पर अलग अलग होते हैं। बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति, संपत्ति और मानसिकता संतोष प्राप्त होगा या समाज में उसके स्तर पर निर्भर करता है। तो परिणामिक है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, परिणामिक है। तो और आप देख सकते हैं कि कितनी शक्ति, संपत्ति, मानसिक संतोष प्राप्त होगा या समाज के स्तर पर ही निर्भर करेगा। तो ये भी एक प्रकार का सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता बन जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक स्तरीकरण के दिखेंगे टाइप। हालांकि सामाजिक स्तरीकरण के अगर प्रकारों पर अगर हम जो है उसकी विशेषताओं पर बात करें तो एक शब्द और हमें देखने को मिल सकता है कि सार्वभौमिकता। अगर सार्वभौमिकता की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाम से ही पता चलता है कि विभिन्न समाजों का जो है अध्ययन किया जाता है और इतिहास में कहीं भी ऐसे समाज का उल्लेख नहीं मिलता जहां पर स्तरीकरण की व्यवस्था देखने का ना मिला हो। तो यहाँ पे सार्वभौमिकता भी एक भूमिका निभाता है। अगर हम सार्वभौमिकता की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा बोटोमोर की। बोटोमोर समाजशास्त्री हैं ये, और इन्होंने कहा कि समाज और वर्ग अथवा स्तर में विभाजन प्रतिष्ठा एवं शक्ति का सोपान होता है और यह रचना एक सार्वभौमिक तत्व है। और जब सार्वभौमिक तत्व की बात करता है तो कारण मैं बता सकता हूं आप लोगों से कि सार्वभौमिकता भी सामाजिक स्तरीकरण की एक विशेषता है। वहीं बात करें अगर हम लोग तो आपको मालूम होगा कि सामाजिक स्तरीकरण में चेतन प्रक्रिया पाई जाती है। चेतन प्रक्रिया, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि चेतन प्रक्रिया कैसे, बस इस बात को समझिए। आपको बता दूं कि सोशल एक्शन एक ऐसा समाज कार्य की सहायक प्रणाली है जिसके अंतर्गत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम हमें देखने को मिलता है पाउलो फ्रेरे का। पाउलो फ्रेरे महोदय ने लोकप्रिय जो अप्रोच दिया था, हालांकि अप्रोच दिया था, लोकप्रिय अप्रोच आता है आपका उसका बिट्रो का नाम आता है। और बिट्रो महोदय ने जब इसको डिवाइड कर रहे थे तो उसमें एक चेतन की चीज़ें शब्दों के बारे में बताया और चेतन को सही तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने व्याख्या किया चैतन्यकरण को लेकर, जागरूकता को लेकर, तो उसका नाम आता है पाउलो फ्रेरे। पाउलो फ्रेरे का मैं एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, और वो ट्रिक अगर आप चाहे तो लिख लीजिए। जब कभी भी पैडागोजी करके लिखा हुआ मिले, पैडागोजी करके कोई लिखा हुआ कुछ मिले तो आप तुरंत पाउलो फ्रेरे का नाम लगा दीजिएगा, वह ऑप्शन आपका हमेशा सत्य माना जाएगा। पैडागोजी करके आप लोगों के जब भी कभी शब्द मिलेगा तो आप उसको ये तो ट्रिक लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ये ट्रिक है। जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है वो भी नहीं है। पार्टिसिपेटरी नहीं, सक्रिय भागीदारी सर पाउलो फ्रेरे का नहीं है। लोगों का सक्रिय भागीदारी की बात करेंगे तो नाम आता है पिंकस और मिनहम का। पिंकस और मिनहम का नाम आता है। लोगों का सक्रिय भागीदारी आप चाहो तो ये भी नोट कर सकते हैं। भागीदारी की भूमिका होनी ही चाहिए कम्युनिटी में, बेटर है मानी जाती है कम्युनिटी में, है ना, और सोशल एक्शन में भी माना जाता है भागीदारी। और जागरूकता और चैतन्य की बात पाउलो फ्रेरे ने कहा। तो चेतन एक प्रक्रिया है, सामाजिक स्तरीकरण में किस तरीके से भूमिका निभाता है तो मैं बता दूं कि इसका निर्माण जागरूक दशाओं में योजनाबद्ध रूप से किया गया है। तो साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो समाज के अभिजन वर्ग, क्या अभिजन वर्ग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द अभिजन वर्ग, और अभिजन वर्ग द्वारा होता है। और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अभिजन वर्ग होता क्या है। अभिजन वर्ग का मैं आपको बता दूं, आप लोग ध्यान रखिए जी। अपर क्लास देखिए हाँ आप कह सकते हैं, हाँ जिनके पास पावर होती है। देखिए अभी एक आपने सुना होगा अभिजात वर्ग किसे कहते हैं, कुलीन वर्ग को। हाँ तो वो अभिजन वर्ग जो है उसी चीज से लिया गया है
या केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने बताया उच्च वर्गों को श्रेणी में रखा, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को रखें, परंतु मैं आपसे कहूँगा केवल शासक वर्ग एवं शक्तिशाली अभिजनों की ओर जब ध्यान केंद्रित किया जाए तो वो अभिजन वर्ग की धारणाएं बनेंगी, परंतु आज ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शक्तिशाली अभिजन वर्ग, पूंजीपति वर्ग, सैनिक अभिजन, शासक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, नौकरशाही, प्रबंधक, ये सारी एक्टिविटी जो है अभिजन वर्ग के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं, रख लिए जाते हैं इनको। तो यहाँ मैं आप सबसे कहूँगा ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, जनसमूह के बारे में सोचने का विचार करिए। आप लोग सफल व्यक्तियों को आप शामिल करिए, यहाँ पर आप सभी लोग सर्वोच्च अंक जिसको मिले हैं उनको आप शामिल कर लीजिए आप, ठीक है। तो वह एक नाम हो जाता है अभिजन वर्ग। लेकिन अभिजात वर्ग के एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो वो कुलीन वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। तो चैतन्य करण आपको जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वो चेतना की प्रक्रिया को ही रिप्रेजेंट करता है, बस इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। एक और शब्द के बारे में बात करें और इसी के बाद सामाजिक अस्थिरीकरण का पाठ समाप्त हो जाएगा। एक होता है समाज का विभाजन, एक होता है क्षैतिज विभाजन। क्षैतिज विभाजन तो आप जान ही चुके हैं कि इसका मतलब है कि जहां समाज विभिन्न वर्गों में बंट जाता है और प्रत्येक वर्ग के लोगों की स्थिति समानता में पाई जाती है। तो जातिगत स्तरीकरण के अंतर्गत एक जाति के लोगों की स्थिति में जो समानता पाई जाती है उसको हम लोग क्षैतिज विभाजन कहते हैं। आप समझ गए क्षैतिज विभाजन क्या है और उदग्र विभाजन क्या है। तो क्षैतिज विभाजन का मतलब हो गया कि जातिगत स्तर के अंतर्गत एक जाति के लोगों की स्थिति में जब समानता की बात अगर पाते हैं या असमानता की बात पाते हैं तो वो क्षैतिज हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि समाज का जो विभाजन है वो एक बताता है आपको उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, वही समाज का विभाजन बन जाएगा। और एक श्रेष्ठता और अधीनता संबंध बताता है। श्रेष्ठता और अधीनता वो भी उच्च और निम्न अनेक वर्गों में डिवाइड करता है, लेकिन वर्ग एक दूसरे से अलग नहीं होंगे बल्कि संबंधित होंगे। तो एक के अभाव से दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये बात से आप परिचित होंगे। तो यहाँ आप लोग को मैं बता दूं तो एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग पाया जाता है इसमें, इसलिए श्रेष्ठता और अधीनता का संबंध जुड़ा होता है। यही कारण है कि आप लोगों को श्रेष्ठता और अधीनता का शब्द आता है तो आप लोग उसको भी करेक्ट लगा दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपको। अब अगर हम बात करें सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार के बारे में, तो प्रकार तो आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होगा कि कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है। कोई बताना चाहेगा मुझे? 2 भागों में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सामाजिक स्तरीकरण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए, एक आपका प्राणी शास्त्रीय होता है आपका, मैंने शायद आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पे एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ ताकि रिकॉल हो जाए। एक प्राणी शास्त्रीय होता है और एक आपको मैंने क्या बताया था, याद है किसी को? दूसरा क्या बताया था, याद है? सामाजिक सांस्कृतिक बताया था, सामाजिक सांस्कृतिक बताया था, सामाजिक सांस्कृतिक बताया था। तो ये 2 टाइप बन जाते हैं। जो प्राणी शास्त्री के आधार पे हैं उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को कहा था कि जहाँ समाज में व्यक्ति और समूह, जहाँ समाज में व्यक्ति और समूह उच्च और निम्न का निर्धारण पाया जाता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बोल दिया था आप लोगों से, भाई आयु, लिंग, प्रजाति, जन्म, शारीरिक और बौद्धिक कुशलता, ये मैंने शुरुआत, क्योंकि ये व्यक्ति की मैं बात कर लिया था। तो प्राणी शास्त्री में बेसिकली समाज में व्यक्तियों और व्यक्ति समूह के रूप में लिखा। तो अच्छा ये बात बता दूं मैं आपको कि समूह मैंने क्यों शामिल कर लिया। एक्चुअली क्या है कि समूह भी व्यक्ति का ही पार्ट निभाता है। तो अच्छा साफ शब्दों में बता दूं, एचबी ट्रेकर का नाम सुना होगा कि जो सोशल ग्रुप वर्क है उसमें ग्रुप को सेवार्थी के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में अगर कोई विद्वान मानता है तो उसका नाम एचबी ट्रेकर है, वही मानता है ग्रुप वर्क को, है ना। क्या मानता है, ये भी प्रश्न यूजीसी में पूछा जा चुका है, एक बार पूछा गया था, तो ट्रेकर का नाम आता है, वो भी आपका सही रहेगा फिर। तो ये कारण आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। तो समूह भी आपका प्राणी शास्त्री में पार्ट बन जाता है। तो जैसे लिंग क्या है, लिंग भाई जैसे स्त्री और पुरुष के रूप में समाज का स्त्रीकरण सबसे प्राचीन समय से जानते हैं आप लोग। भाई समाज में पुरुषों की स्थितियों में अगर मैं बात करूं तो स्त्रियों से ऊंची मानी जाती है, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन धीरे धीरे ये समाप्त हो रहा है, सशक्तिकरण आ रहा है, तो महिलाओं को भी अब समानता की बात हो रही है, उनको अवसर दिया जा रहा है, हर चीज़ें देखने को मिल रही है ना। तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, है ना, एक प्रकार से। फिर उसके बाद एक प्राणी शास्त्री में लिंग के साथ साथ अगर मैं आपसे बताऊं, देखिए इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ऑप्शन में आ भी सकता है ये नाम। इसके बाद एक शब्द आता है आयु।
प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे होते हैं जहां निश्चित आयु के व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाते हैं। आयु के आधार पे अगर समाज को अगर हम बात करेंगे तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है आयु के आधार पे। 4 भाग कौन कौन से बनते हैं? एक भाग आपका बनता है शैशवावस्था, जिसको आप शिशु अवस्था का नाम भी दे सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं किशोर अवस्था की बात होती है। अब यहाँ पर आप लोग मनोविज्ञान मत पढ़ने लगिएगा कि किशोर शिशु अवस्था के बाद आता है भाई बाल्यावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, है ना। ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार, जिसके अंतर्गत प्राणी शास्त्री के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ आयु। तो आयु के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया स्तरीकरण को, स्तर को समाज के। एक शिशु मिलता है, दूसरा किशोर मिलता है, तीसरा आपका प्रौढ़ मिलता है, चौथा अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो वृद्ध पाया जाता था। आप मेंशन कर लीजिए, देखिए मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है आप लोगों को, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समानता या महत्वपूर्ण पद है बड़ी आयु के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। तो भारत में परिवार, जाति एवं ग्राम पंचायत का मुखिया का पद बड़ा माना जाता है, ये बात आप जानते ही होंगे। और यहाँ पे आयु और अनुभव का घनिष्ठ संबंध भी पाया जाता है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है इसमें आयु में। वहीं बात करता हूँ, एक आता है प्रजाति, तीसरा शब्द आपको मिलती है प्रजाति। प्रजाति क्या होती है आपको बता देता हूँ। प्रजाति के आधार पर अगर बात करें तो सामाजिक स्तरीकरण देख सकते हैं हम लोग। प्रजाति क्या है? जहाँ एक से अधिक प्रजातियाँ साथ साथ रहती हैं, जिन प्रजातियों के लोग शासक और सत्ता में होते हैं, तो वहाँ पे अगर हम बात करें वो एक्टिविटी संपन्न होते हैं, तो प्रजाति अपने को दूसरे प्रजातियों से श्रेष्ठ मानते हैं। तो प्रजातियां भी यहाँ पर भूमिका निभाती। तो अगर मैं बात करूँ अमेरिका और अफ्रीका में गोरी प्रजाति ने काली प्रजातियों से अपने को श्रेष्ठ घोषित कर रखा है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। अभी मैंने थोड़ा सा मार्टिन लूथर ने इस पर भेदभाव समाप्त किया था, आपको मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है उनके बारे में। तो ये चीज़ आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि अमेरिका और अफ्रीका में जो गोरी प्रजाति है वो काली प्रजाति से अपने को श्रेष्ठ मानती है, गोरी प्रजाति, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमें देखने में। तो अमेरिका का राष्ट्रपति निग्रो प्रजाति का कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप प्राणी शास्त्री के आधार पे भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, कोई दो राय नहीं। चौथा अगर हम बात करें तो एक जन्म होता है। जन्म क्या होता है? जन्म की बात करें तो जन्म भी सामाजिक स्तरीकरण को उत्पन्न करता है। जैसे जो लोग उच्च कुलवंश और जाति में जन्म लेते हैं वह अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, और ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आपका आता है पांचवा, जो शारीरिक और बौद्धिक कुशलता की बात करता है, शारीरिक और बौद्धिक कुशलता की बात करता है। तो ये दो टाइप चल रहा है, पहला प्राणी शास्त्री, आपका सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में भी बात करने वाला हूँ मैं। तो पांचवा जो शारीरिक बौद्धिक मैं बता रहा हूँ कुशलता, ये अगर हम बात करें वर्तमान समय में व्यक्ति की जो स्थिति है वो स्तर का निर्धारण उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता, योग्यता और क्षमता के आधार पर होने लगता है। तो जो लोग कुशल नहीं हैं, है ना, जैसे अगर हम बात करें मंदबुद्धि और आलसी योग्य होते हैं वो, तो उनका स्तर उन लोगों से नीचे होता है। और जो बुद्धिमान, परिश्रमिक और कुशल होते हैं उनका अलग लेवल होता है। तो आवाज नहीं आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? आवाज आ रही है। तो साम्यवादी देशों में इन गुणों के आधार पर भी स्तरीकरण हमें देखने को मिलता है ना, ठीक है भाई। देखो मेरे यहाँ से तो आवाज़ है भाई, बहुत सारे बच्चों के पास शायद ऐसी दिक्कत आ रही है, परंतु मैं वीडियो अभी अपलोड करूंगा, आप लोग उसको बाद में भी देख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आगे बात करेंगे तो सामाजिक स्तरीकरण में एक संपत्ति इम्पोर्टेंट आता है, इसके अंतर्गत संपत्ति का पार्ट याद रखिएगा, व्यवसाय को याद रखिएगा, और उसके बाद अगर हम बात करें धार्मिक ज्ञान को याद रखिएगा आप सभी लोग, धार्मिक ज्ञान के साथ साथ राजनीतिक शक्ति को, राजनीतिक शक्ति। अब देखिए संपत्ति क्या है, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग उसके चाहो नोट कर सकते हो। संपत्ति के आधार पर समाज में स्तरीकरण होता है भाई, ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव होता है। तो आदिकाल से ही समाजों में संपत्ति के आधार पर ऊंच नीच भेदभाव होता चला आ रहा है। तो समाज में वे लोग ऊंचे माने जाते हैं जिनके पास अधिक धन और संपत्ति होगी, तो वो बेसिकली सामाजिक सांस्कृतिक लेवल पर हो जाएगा। व्यवसाय की बात करते हैं तो जैसे भाई अगर हम बात करें सम्मानजनक और ऊंचे माने जाते हैं जो कुछ समाज में व्यवसाय हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रशासक हो गया, प्रधानाध्यापक हो गया, है ना, पैसे के आधार पे आप कह सकते हैं, व्यवसाय के आधार पे आप कह सकते हो। तो व्यवसाय भी एक अहम भूमिका निभाता है ना। तो एक धार्मिक ज्ञान की बात करें, धार्मिक ज्ञान कैसे, धर्म प्रधान समाजों में धर्म भी सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग धार्मिक कर्मकांडों में भाग लेते हैं, जैसे धार्मिक उपदेश देते हैं, धर्म का अध्ययन में निहित करते हैं, तो सामान्य लोगों से ऊंचा माना जाते हैं वो,
तो आप धार्मिक ज्ञान को भी आधार बना सकते हो। एक राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति कैसे हो सकती भाई? सत्ता मतलब शक्ति होती है, अधिकार अथॉरिटी होता है, और उसके अधिकारों पर जब आप समाज का स्त्रीकरण करते हैं तो जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति सत्ता है, शासक होती है, उनकी स्थिति उन लोगों से ऊंची होती है। जो सत्ता और शक्ति विहीन होते हैं उनके पास शक्ति होती मतलब एक प्रकार से कोई क्रिया विधि होती ही नहीं, राजनीतिक शक्ति होती ही नहीं, तो इसलिए वो नीचे माने जाते हैं, निम्न माने जाते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि राजनीतिक स्तर भी कहीं ना कहीं सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका में निभाता है। तो ये बन जाता है। प्रकार तो वैसे कई होते हैं। अगर हम बात करें दास प्रथा भी बात करें तो दास प्रथा भी एक टाइप बन जाता है आपका। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, जागीरे भी आपका एक पॉइंट बन जाता है, ये भी आपका टाइप ही बन जाएगा, है ना। ये चीज़ें हो जाएंगी। बंद स्तरीकरण, देखिए बंद स्तरीकरण आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए जब हम बात करें यहाँ पे जातिगत संस्तरण की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। तो इसका कारण यह नहीं कि केवल भारत में ही जाति प्रथा पाई जाती है, यह पूर्ण रूप से यही विद्यमान है, बल्कि इसका कारण यह है कि भारत में जाति प्रथा को पराकाष्ठ माना जाता है। भारतीय जाति व्यवस्था के उनके विद्वानों ने अध्ययन किया कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसका सदस्य जन्मजात होता है। तो प्रत्येक जाति का एक नाम होता है, एक व्यवसाय होता है। तो बेसिकली बंद स्तरीकरण को जो पार्ट बनाया जा रहा है, जहाँ जन्मजात को शामिल किया जा रहा है, प्रत्येक जाति का एक नाम दिया जा रहा है, उसको एक व्यवसाय दिया जा रहा है, और किस जाति के लोगों का एक वंशगत पेशा होता है, और एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह कर सकते हैं। इसका प्रत्येक जाति के लिए एक जीवन शैली होती है। तो जहाँ आप देख सकते हैं कि किसी एक ही चीज़ पर बात हो रही है। अब जैसे अगर हम बात करें विवाह को लेकर, तो अपनी ही जाति में विवाह करना हो गया, कुछ वंशगत आधार पर ही पेशा करना कर रहा है। तो आप जैसे कह सकते हैं कि भाई अगर डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन रहा है तो आप उसके घरों को आप बोल सकते हो कि बंद स्तरीकरण का पार्ट बन रहा है, ये उनके घरों का, है ना। तो समाज एक मैंने एक आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना, बंद समाज किसे कहते हैं। बंद समाज की एक परिभाषा भी आई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे बंद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो सवाल स्किप कर रहा है। किसी को याद आ रहा है क्या? बंद समाज किसने बोला, ऐसा कुछ था, क्या था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वो सेंटेंस मेरे दिमाग में। चलिए मुझे जैसे याद आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। वह स्टेटमेंट मजुमदार का था आई थिंक। चलो बात करेंगे अभी, देखेंगे। एक खुला स्तरीकरण होता है, सामाजिक वर्ग और बंद वर्ग, क्या यही था? आप लोगों ने कभी देखा सुना है? छोड़िए अभी मैं इसको देख के बताऊंगा आप लोगों को, है ना। एक खुला स्तरीकरण होता है जहाँ पे सामाजिक वर्ग और समाज वर्ग की बात करें तो स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप होता है। लगभग सभी समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। तो सामाजिक परिस्थितियों वाले व्यक्तियों में समूह का एक वर्ग कहा जाता है। अब सवाल आता है कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग किसी भी आधार पर समाज के समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है। तो आप देख सकते हो किसी भी आधार पर समाज में जो समूह होगा उन समूहों का निर्माण जब होगा तो वो वर्ग कहलाएगा। तो वर्गों के आधार पर आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक भी है। तो वर्ग को परिभाषित करते हुए अकबर ने एक शब्द लिखा है, एक परिभाषा दिया है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है, यानी प्लस है, जमा है, जिनका एक समाज में अनिवार्य रूप से सामाजिक स्थिति होती है। तो आप कह सकते हो समाज वर्ग में ऐसे व्यक्तियों का योग है जहाँ पे समाज का अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, है ना। सामाजिक स्तरीकरण के कुछ विद्वानों ने प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहले विचारधारा के रूप में अगर किसी का नाम आया प्रिंसिपल्स में, तो आप स्तरीकरण के रूप में कार्ल मार्क्स का नाम, मैक्स वेबर का नाम और बर्नर का नाम, ये आपका सिद्धांत में नाम आएंगे सामाजिक स्तरीकरण में। ये पहले विचारधाराएं थे और दो विचारधाराएं आई हैं। कितनी विचारधाराएं थी? दो विचारधाराएं थी। एक पहला विचारधारा में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और बर्नर आते हैं। देखो अगर आदि लिखता तो इसका मतलब होता कि और भी विद्वान है, आदि नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये तीन ही विद्वान है, इनका नाम याद रख सकते हैं आप। दूसरे विचारधारा में अगर हम लोग बात करें तो टालकाट, पार्सन्स और किंग्सले डेविस है। तो दूसरे में दो ही लोग हैं, आप ये भी नोट कर सकते हो। इसको प्रकार्यवादी सिद्धांत के रूप में विकसित किया गया है। तो प्रकार्यवादी ये सिद्धांत एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप लोग नाम लगाएंगे टालकाट, पार्सन्स का नाम। अच्छा आप ध्यान रखिएगा अगर किंग्सले भी महोदय आ रहे हैं तो किंग्सले महोदय का नाम आप प्राथमिकता मत दीजिएगा, उनको द्वितीयक लेवल पर रखिएगा, टालकाट पार्सन्स का ही नाम लगाइएगा। लेकिन अगर टालकाट पार्सन्स नहीं है तो किंग्सले डेविस का नाम अवश्य लगाइएगा प्रकारवादी सिद्धांत में, है ना, टालकाट पार्सन्स। आपको मैं बता दूं प्रकार्यवाद का अभिगम की बात होता है, अभी मैंने कल ही आप लोगों से साथ बताया था।
ऑटो रैंक का नाम बताया था। तो वो बेसिकली अभिगम का मतलब होता है प्रिंसिपल, है ना, सिद्धांत। तो प्रकार्यवादी में अभिगम, अप्रोच या सिद्धांत या मॉडल की बात करेगा तो आप लोग ऑटो रैंक का नाम लगाइएगा। तो पहले हम शुरुआत में बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और बर्नर के बारे में। देख लीजिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर ने क्या कहा कि समाज में पाई जाने वाली असमान शक्ति का एक संगठित जो है अभिव्यक्ति सामाजिक स्त्रीकरण है। एक बार आप लोग स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा ताकि आपको स्क्रीन साफ दिखाई देने लगे। तो समाज के सभी सदस्यों में शक्ति का बंटवारा समान रूप से ना होकर असमान रूप से होता, अर्थात किसी को कम शक्ति और किसी को अधिक शक्ति प्राप्त है या प्राप्त होती है। तो वो बेसिकली मैक्स वेबर का ये स्टेटमेंट है कि सामाजिक स्त्रीकरण का ये सिद्धांत के रूप में आता है। तो इनका मानना ये था, लेकिन आप अगर इनका स्पष्ट करते हैं टाइपो का तो आप देख सकते हैं पार्सन्स का सिद्धांत, ठीक है, जो है प्रकार्यवादी सिद्धांतों में भी पार्सन्स आता है। सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में इनका माना जाता है प्रकार्यवादी सिद्धांत में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे स्त्रीकरण के सिद्धांत में, तो आप नाम देख सकते हैं मार्क्स के जो सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत में, मार्क्स ने स्त्रीकरण के सिद्धांत में संघर्षवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो संघर्षवादी का सिद्धांत भी आप इनको लगा सकते हैं। इन्होंने आर्थिक संपत्ति और धन स्थिति को स्त्रीकरण का मुख्य आधार माना था। तो दो वर्ग होते हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ, पहला शोषक होता है, दूसरा क्या होता है, शोषित होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में, है ना, देखिए आप साफ शब्दों में लिखा हुआ है। वहीं हम बात करते हैं उत्पादक प्रणाली के बारे में, ये बात मैंने बताया भी चुका हूँ आप लोगों को, कोई दो राय नहीं, आपको नहीं मालूम है। वहीं बात करते हैं सेरोकिन के बारे में। सेरोकिन ने भी सामाजिक स्तरीकरण को 3 लेवल पे बांटा है। एक आर्थिक हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेरोकिन, सामाजिक परिवर्तन में इंपॉर्टेंट है ये, और एक राजनीतिक है, एक व्यावसायिक है। राउफ डॉरेनडॉर्फ का नाम बात करें अगर हम लोग, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक किताब लिखा था क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में, ये किताब थी इनकी। और इसी किताब में इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को बताया कि मुख्य आधार जो है उसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होने या ना होने से है। इन्होंने स्वामित्व और नियंत्रण में विभेद किया है ना। तो वर्ग संघर्ष में पूंजीपति और सर्वहारा के बीच ना होकर सर्वहारा एवं सर्वहारा के बीच नियंत्रण के मुद्दे पर होगा। तो ये आलोचनाओं के रूप में आते हैं कार्ल मार्क्स के, राल्फ डॉरेनडॉर्फ। बात करें मैक्स वेबर ने इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी किताब लिखा, और इन्होंने समाज को स्तरीकरण जब डिवाइड किया तो इन्होंने समूह निर्माण के 3 आधार बता दिए कि इन्हीं के आधार पे समूह निर्माण होगा और फिर उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण पाया जाएगा। तो एक था क्लास जिसको वर्ग बोलते हैं, दूसरा परिस्थिति, तीसरा था दल जिसको आप लोग पार्टी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो आंद्रे बेते का एक नाम आता है, क्लास कास्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न कि कास्ट क्लास एंड पावर की बात करते हैं, ये किसका है स्टेटमेंट, तो ये आंद्रे बेते का नाम आता है। और इन्होंने वेबर के द्वारा जो है प्रदत्त जो दृष्टिकोण थे उन्हीं के आधार पर स्तरीकरण पर चर्चा करते हुए इन्होंने बताया है। अच्छा याद रखिएगा, तमिलनाडु में त्रिपुरम गाँव में अध्ययन किया इन्होंने, ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने तमिलनाडु के त्रिपुरम गांव में अध्ययन किया था, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये शब्द है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, है ना। किसका नाम, आंद्रे बेते का नाम, याद रखिएगा। तो इनका भी 3 आधार बताया गया, वर्ग और जाति, और इसके बाद वर्ग, फिर उसके बाद शक्ति, पावर, 3 भागों में। किंग्सले डेविस बिल्मर्ट मुर्रे की बात करते हैं, बिल्मर्ट मुर्रे नहीं, रेमंड मुर्रे नहीं है, बिल्मर्ट मुर्रे अलग है मैम, याद रखिएगा, रेमंड मुर्रे का नाम मत सोचिएगा। तो ये बात करते हैं, तो इन्होंने किताब लिखी सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन करके, और इन्होंने प्रकारवादी दृष्टिकोण के आधार पर स्तरीकरण पर चर्चा किया। और स्तरीकरण सभी मानवीय समाजों में पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, सभी मानवीय समाजों में पाया जाता है, तो मानवीय समाजों में पाया जाता है। किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किताब का नाम कभी भी जब भी आता है एग्जाम में पूछा जाता है तो किंग्सले डेविस का नाम, सम एक्सपेक्ट ऑफ सोशल वर्क करके आता है, तो वो MS गोरे का नाम आता है सम एक्सपेक्ट ऑफ सोशल वर्क में। और जब सम प्रिंसिपल में स्ट्रेटिफिकेशन का नाम आता है, यानी कुछ सिद्धांतों के साथ स्तरीकरण का नाम आता है, तो वो किंग्सले डेविस का नाम आता है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है, मैंने बताया भी था इनका नाम, ठीक है। टालकाट पार्सन्स 3 शब्दों में बहुत ज़्यादा फेमस है। मूल्य सहमति एक शब्द है इनका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मूल्य सहमति शब्द किसने दिया है, टालकाट पार्सन्स दिया, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और स्तरीकरण का आधार माना इन्होंने। तो कार्यवादियों को इस बात को स्वीकार किया है कि समाज को महत्वपूर्ण पदों पर विशेष व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल्य सहमति किसने दिया है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका
किसका नाम आएगा? टालकट पार्सन्स का आएगा। विशेषताएं सार्वभौमिक है, मैं बता चुका हूँ। सामाजिक अस्तित्वकरण है, समाजशास्त्र के एक पक्ष के रूप में व्यक्त होता है, मानव निर्मित होता है और समाज का उच्चतम निम्नतम विभाजन है, स्थिति पद एवं वितरण है, अनेक समूह और उपसमूह में विभाजन है, प्रतिफल का असमान वितरण होता है। ये सामाजिक अस्तित्वकरण का विशेषता बन जाती है। महत्व की बात कर ले व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में तो आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, शक्ति संतुलन होता है, सहयोग को बढ़ावा देना, मनोवृत्ति का निर्धारण होता है, व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण होता है, उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। समूह के लिए महत्व की बात, ये देखो व्यक्ति के लिए महत्व की बात कर रहा था सामाजिक स्तरीकरण में, और यहाँ पे हम महत्व की बात करेंगे तो श्रम विभाजन आ जाएगा। श्रम विभाजन का नाम मालूम होगा, इस्माइल दुर्खिम ने एक किताब लिखा था 1893 में, ठीक है। डिवीजन ऑफ क्या था? लेबर ऑफ डिवीजन। हाँ सर, लेवल ऑफ डिवीजन। हाँ, सर तो वो आप ध्यान रखिएगा। फिर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की रक्षा होता है, सामाजिक संबंधों का निर्धारण होता है, सामाजिक प्रगति होती है, सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा भी होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बस उसके बाद आपका यहाँ पर विभेदीकरण आ गया। विभेदीकरण का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, जिसमें विभिन्न व्यक्ति विभिन्नता उत्पन्न करते हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्णता समन्वय युक्त संपूर्ण की रचना करते हैं, वो बेसिकली विभेदीकरण का पार्ट बन जाता है। तो विभेदीकरण का यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रमुख रूप मिल जाएंगे, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु मैंने मेंशन कर दिया, चाहो तो आप देख लेना, ठीक है। देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो ये प्रश्न के रूप में अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि प्रकृति में कोई असमानता नहीं होती है, केवल भिन्नता पाई जाती है? बताइए। आंद्रे बेते का नाम आएगा, पार्सन्स का नाम आएगा, मैक्स वेबर का नाम आएगा, रूसो का नाम आएगा। देखिए मैंने आपको प्रकृति में कोई असमानता नहीं पाई जाती है, प्रकृति और सामाजिक के बात कर मैंने आप लोगों से कर रखा है। किसका नाम आता है बताइए? बोलिए भाई। सामाजिक स्तरीकरण। सर आंध्र बेटे। आंद्रे बेते इज द राइट आंसर, ओके। और भी कोई शब्दों को बताना चाहेंगे? सर फर्स्ट ही है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, वेरी गुड। देखिए यही आपका सही है। तो जब भी कभी आप प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करें, सही तरीके से प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से जवाब सारे के सारे मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। प्रश्न पढ़ा जाता है अच्छे से, और जब प्रश्न आप पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक सारे प्रश्न के उत्तर मिलते जाएंगे। आंद्रे बेते इज द राइट आंसर, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। टालकट पार्सन्स अगर हम बात करेंगे तो किसका नाम लेके आते हैं? सामाजिक व्यवस्था। आंध्र प्रदेश टालकट पार्सन्स। सामाजिक व्यवस्था। मूल्य सहमति, मूल्य सहमति, सामाजिक व्यवस्था भी लेके आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी लेके आते हैं। स्तरीकरण के मुख्यतः अध्ययन किया जाता है परिस्थिति भूमिका का, सामाजिक न्याय का, सामाजिक व्यवहार का, सामाजिक असमानता का। बताइए, बोलिए। सर सामाजिक असमानता का। सामाजिक नहीं, बेसिकली सामाजिक असमानता का अगर ये अध्ययन करते तो ये बेसिकली सामाजिक स्तरीकरण टेक्निक के रूप में काम करता मैम, फिर टेक्निक के रूप में। हाँ, फर्स्ट इज द राइट आंसर। किसी बच्चे ने अभी फर्स्ट बोला है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। परिस्थिति और भूमिका के लिए देखिए, अब ध्यान रखिएगा कि अगर मैं सामाजिक असमानता का जानना चाहता हूँ ना तो टेक्निक के रूप में जानता, मैं ट्रीटमेंट के रूप में जानता तब पे, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण ट्रीटमेंट का रूप नहीं है, पार्ट नहीं है, इसलिए आप इसको काट दीजिए। दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों की व्याख्या आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। समाज में विभिन्न समूहों के बीच उच्चता और निम्नता के आधार पर विभाजन किया गया है, तो बताओ सामाजिक दूरी होगा, सामाजिक विघटन होगा, सामाजिक विविधीकरण होगा, सामाजिक स्तरीकरण होगा, क्या होगा? सामाजिक स्तरीकरण। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सामाजिक स्तरीकरण इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। सामाजिक स्तरीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ध्यान रखना कि कथन सही नहीं। देखिए, उच्चता निम्नता के रूप में विभाजन है, बात सही है। क्षैतिज है, सामाजिक असमानता का व्यक्त करता है। आपको बताइए जरा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात मैं करता हूँ। देखिए, आपने ये भी पढ़ लिया है, आपने क्षैतिज विभाजन भी पढ़ लिया है, आपने उदग्र विभाजन भी पढ़ लिया, लेकिन यह सामाजिक असमानता को व्यक्त करता है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा सही, बोलिए। हाँ, सामाजिक स्तरीकरण में कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? देखिए, आधार बौद्धिक कुशलता है, शक्ति है, प्रतिष्ठा है, आधार नहीं है सहयोग और संघर्ष, बेस नहीं है ये, है ना।
बेस नहीं है सहयोग और संघर्ष। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है ना। तो अभी मैंने देखो खोला था, कल क्लास इसको समाप्त कर देंगे। सामाजिक ये नियंत्रण है ना, पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ जाता है और सारी डिटेल चीज़ें। लेकिन हाँ, ये तो जितना पढ़ा रहा हूँ उसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला, ये बात भी 110% गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यस सर।